हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज डेट है 8 सितंबर 2020। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे साइंस ऑफ रिकवरी। अभी जो इंडियन इकोनॉमी के लिए जो कंट्रैक्शन की बात आ रही थी, जो रिपोर्ट निकल के आई जिसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020-21 इसमें जो इंडियन इकोनॉमी है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 24%। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है जिसमें थोड़ी सी रिकवरी के साइन बताए जा रहे हैं। ये वाला आर्टिकल है, ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड ये है कि जो नेगेटिव ग्रोथ है उसके क्या क्या रीजंस हैं और किस तरीके से अभी अपन कौन से फेज़ में चल रहे हैं और कैसे रिकवर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं इस सिचुएशन को। ठीक है, ये वाला आर्टिकल है, ये भी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ही है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसकी वजह क्या है, कि लोग अलग अलग चीज़ों को ब्लेम कर रहे हैं, बट जो एक्चुअल में जो आप फिगर देखेंगे, अभी मैं पूरा ये जो ग्राफ है इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, जिससे आप समझ पाओगे किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी रिकवर भी कर रही है और वजह जो है वो पेंडेमिक ही है मेजरली, अगर देखा जाए इस जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस या रिसेशन की जो कंडीशन आ रही है उसको फेस करने की वजह। ओके, ये वाला आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, द मिरर ऑफ एपिक। महाभारत जो एपिक स्टोरी है हमारी, जिसको माइथोलॉजी बोलते हैं, बट हमारे मतलब एक तरीके से हिंदुइज्म की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, और इसका एक सेगमेंट भगवद गीता, वो उसके बारे में तो अपन एथिक्स में पढ़ते भी हैं कि रेलेवेंस ऑफ भगवद गीता इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई डिलेमा आए, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो भगवद गीता डेफिनेटली वहाँ पर सपोर्ट करती है। साथ में जो एंशंट जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं, जैसे अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र बुक लिखी हुई है राजनीति के ऊपर ही है, पॉलिटिकल इश्यूज पर ही है वो मेनली, कि किस तरीके से मौर्यास के टाइम पे कंडक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो वो जो रेलेवेंस है उन बुक्स की, उन टेक्स्ट की आज के टाइम पे, आज का जो कंटेम्प्रेरी जो इशू चल रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को टैकल करने में, तो उसकी रेलेवेंस देखेंगे। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने अपनी एक बुक रिलीज़ की है, उसमें उन्होंने महाभारत से रेलेवेंट चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से आज भी वहाँ से हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये वाला। आर्टिकल है केशवानंद भारती केस, आपको पता होगा 1973 में जो आया था, जहाँ से कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया था। उनकी अभी रिसेंट डेथ हुई है केशवानंद भारती जी की। तो पूरे अपन केस का बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि ये केस का नाम बार बार आता रहता है, तो ये केस है क्या, ठीक है, और किस तरीके से अभी तक ये केस आगे तक बढ़ पाया है, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल आज अपन मिस करेंगे क्योंकि इसमें जो पॉइंट लिया गया है वो यूएई का इजराइल के साथ में टाई अप है, और पूरा वेस्टर्न इशू, मतलब वेस्टर्न एशिया का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है, इंटरनेशनल जो सिनेरियो बनता है उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो इसके बारे में कोई इंडियन पर्सपेक्टिव जो था वो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके ऊपर, तो ये आज अपन ये वाला आर्टिकल छोड़ेंगे। ये वाला आर्टिकल है फेलिंग द पीपल। ये सीपीआई जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखा है, डी राजा। तो इसमें एकदम लेफ्ट वाले जो होते हैं ना, लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम आइडियोलॉजी बेस्ड जो कुछ सजेशंस होते हैं या फिर कोई क्लेम्स होते हैं, क्योंकि अभी रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, तो वो तो है क्या राइटिस्ट, अब ये है लेफ्टिस्ट। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है जो भी गवर्नमेंट की स्टेप्स हैं, तो अपन लेफ्टिस्ट के भी अपन ओपिनियन लें, ये ज़रूरी होता है अपने लिए, तो ये आर्टिकल भी अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, और ये वाला आर्टिकल है सुशांत सिंह केस के ऊपर, जो कंगना रनौत का इनका जो पूरा इशू चल रहा है उससे रिलेटेड, ये अपना काम का है नहीं ना ज़्यादा। ठीक है, आपको लगे कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेना आप। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ये वाला आर्टिकल, जिसको यहीं पर समराइज कर देता हूँ मैं, कि ऑन इकोनॉमी फॉलो एविडेंस। देखो, अप्रैल जून जो अभी फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात करें 2020-21 की, तो उसमें बताया गया है कि 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन दिखाया गया है एज कंपेयर टू अप्रैल जून 2019। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन जो दिखाया गया ना, ये क्वार्टर, तो 2020 का जो अप्रैल जून का जो क्वार्टर है, इसका कंपैरिजन पिछले क्वार्टर से हुआ है, उसके बेसिस पे ही ये कॉन्ट्रैक्शन है। ये नहीं है कि ओवरऑल एनुअल कॉन्ट्रैक्शन है, एक तो ये क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं।
दूसरा, इंडिया में जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया था दैट वाज द मोस्ट इंटेंसिव लॉकडाउन इन द वर्ल्ड। वजह क्या थी? देखो, हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रॉपर नहीं था, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे थे, ऑलरेडी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था। अगर उस टाइम पे लॉकडाउन अगर इम्पोज नहीं किया जाता तो जो डेथ्स उस टाइम पे, आज अगर 1000 डेथ हो रही है तो उसी टाइम पर 90 हज़ार, 1 लाख केस अगर डेली आना शुरू हो जाते हैं। जब आउटब्रेक हुआ ही था मार्च में, लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस टाइम पे जब आउटब्रेक हुआ था ढंग से, वैसे तो फर्स्ट केस आ गया था इंडिया में जनवरी के लास्ट में, पर अगर उस टाइम पर ही आप ये लॉकडाउन नहीं लगाते तो केसेस लगातार बढ़ते और डेथ लगातार बढ़ती जाती। तो इसलिए एक स्पेस मिल गया, टाइम मिल गया खुद को प्रिपेयर करने के लिए कि भाई आने वाला टाइम और भी बुरा हो सकता है, तो हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाना है, पहली चीज़। उसके बाद में रेडीनेस आ गई, मतलब हम रेडी हो गए कि हाँ हम फेस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अब अनलॉकिंग सिस्टम भी तो शुरू हो ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर राइटर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि भाई अगर किसी की ज़िंदगी चली जाती है तो उसको दोबारा लाना बहुत मुश्किल हो, इम्पॉसिबल, लाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। रिकवरी तो आप कर लोगे इकोनॉमी की। तो लॉकडाउन जो था वो लाइव्स को सेव करने के लिए था। चाहे आप यूएस की बात करो, ब्राज़ील की बात करो, वहाँ पर भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जहाँ पे डेली 5-5 मतलब 2,500 3-3 हज़ार लोगों की डेथ होती रहती थी, अपन देखते थे डेटा ही। तो टारगेट क्या था लॉकडाउन का? रेडीनेस, और दूसरी थी ह्यूमन लाइव्स को रोकना। देखो कंटेक्स्ट बदल जाते हैं, फैक्ट्स अगर वो की वो चलती रहती हैं, कॉन्टेक्स्ट वही जब बात है, अपन ने जो बात की थी सोशल मीडिया वाली कि भाई किस टाइम पे कौन सा स्टेटमेंट दिया गया था, उस टाइम पे वो हो सकता है अप्रोप्रिएट हो उन सिचुएशन को देखते हुए, और 10 साल बाद में वो का वो स्टेटमेंट दोबारा से सोशल मीडिया अगर प्रोपोगेट कर दे तो रेलेवेंस ही नहीं रहेगी उस चीज़ की, और अलग तरीके से आप उसको पुटअप कर दोगे तो वो चीज़ गलत हो जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर है कि क्या सोच करके लॉकडाउन लगाया गया था, वो भी तो अपने को देखना चाहिए ना। दूसरा, टारगेट क्या था? सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, कि केवल एक ही चीज़ थी जिसके बेसिस पे कोविड-19 के स्प्रेड को रोका जा सके। तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को तो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को तो कहीं ना कहीं अलाउ किया था गवर्नमेंट ने कि भाई आप तो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहो। तो आज अगर एग्रीकल्चर सेक्टर रोबस्टली परफॉर्म कर रहा है, मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर कहीं ना कहीं डिक्लाइन फेस कर रहा है, तो उसकी वजह केवल और केवल लॉकडाउन है। तीसरा, अगर अपन देखें जनवरी के टाइम पे जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, दैट मीन्स कि जो खरीदारी जो होती थी नेक्स्ट अपकमिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, जिसके बेसिस पे कि आने वाले टाइम पे इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी, वो साइंस अच्छे थे, और वो अभी जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ है तब से फिर से बेटरमेंट दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है राइटर का कि इकोनॉमी जो है कहीं पर अगर परेशानियों का सामना कर रही है तो केवल और केवल कोविड-19 की वजह से है और रिकवरी की तरफ है। तो देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं, 3 ग्राफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला कि जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया तो किस तरीके से जीडीपी डिक्लाइन करती है। दूसरा कि इकोनॉमिक ग्रीन शॉट्स अपन देख सकते हैं कि जैसे ही जो लॉकडाउन का अपन देखें फरवरी 2020 से मार्च 2020 के बीच में, तो ये किस तरीके से डाउन जाना शुरू हो गई, और जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी शेप्ड रिकवरी। दैट मीन्स एक बार तो डिक्लाइन कर गई और फिर रिकवर कर रही है अब इकोनॉमी धीरे धीरे। कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन और या फिर इकोनॉमी में जो कोविड की वजह से जो डिस्ट्रप्शन आया है वो मेजर रीजन रहे हैं इस सारी परेशानी की वजह। चलिए बचे हुए आर्टिकल्स अब एक एक अपन देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है साइंस ऑफ रिकवरी। अभी क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फूड प्राइस इंडेक्स जो रिलीज़ किया उसमें यह बताया गया है कि पिछले 3 महीनों से अगस्त तक आते आते आप देखोगे तो जो फूड प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी 2 वजह बताई जा रही हैं। 2 चीज़ें ये इंडिकेट करता है कि पहले कि जो ग्लोबल डिमांड है वो धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जा रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन इम्पोज किए गए थे ज़्यादातर कंट्रीज़ में, तो उस वजह से जो फूड प्राइस जो था ना, फूड प्राइस इंडेक्स वो कोलैप्स कर गया था लगभग 48 मंथ, पिछले 48 महीनों के लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गया था। ठीक है, इसी तरीके से जो करंट रिकवरी है वो कहीं ना कहीं लेड बाई क्या है, चाइना। अब चाइना में क्या हो रहा है आपको पता है, फ्लड आई थी अभी रिसेंटली, तो उसकी वजह से कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लगभग 13.2%, और लग ये रहा है कि वो आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो चाइना क्या है, हमेशा
इन जो एक कंज्यूमेबल्स की बात की जाए, फूड की बात की जाए, तो वो इम्पोर्ट ज़्यादा करता है, ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है, चाहे सोयाबीन हो, चाहे कॉर्न हो, चाहे वीट हो, या फिर बार्ले हो। तो इनका क्या चाइना इंपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग यूएसए जिसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां से भी चाइना ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या करता है, इंपोर्ट करता है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो डॉलर क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। उसकी वजह क्या है, जो अभी इकोनॉमिक या फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है ना गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के द्वारा, तो उस वजह से क्या है, वहां पर डॉलर की ज़्यादा सर्कुलेशन हो गई मार्केट में, तो डॉलर की वैल्यू डाउन हो गई। तो वीक डॉलर और चाइना की तरफ से लगातार इंपोर्ट करना, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। तो इस वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब पिछले कुछ सालों का ये जो यूएनएफएओ का ये जो इंडेक्स डिक्लेयर हुआ है, ये शो कर रहा है कि पिछले कुछ महीनों में डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। तो पहला तो ये इंडिकेशन है। दूसरा जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो ये बता रहा है कि अगर अपन देखें तो जनवरी के टाइम पे जो सप्लाई साइड की कमी की वजह से 61 मंथ्स का हाई पे चल रही थी एफपीआई, ठीक है, जनवरी 2020 की बात करें ना, जब आउटब्रेक हुआ ही था उसके जस्ट पहले की, तो फूड प्राइस इंडेक्स पिछले 61 महीनों की सबसे ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा था। उसकी वजह क्या थी, सप्लाई कंस्ट्रेंट, चाहे वो आप पाम ऑयल की बात कर लो, चाहे शुगर की बात कर लो, चाहे राइस की बात कर लो, या फिर स्किम मिल्क पाउडर की बात कर लो। तो ये जो था ये कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से लगता आ रहा था। वजह क्या थी कि जो प्रोड्यूसर थे उनका एक्चुअल जो रियलाइजेशन होना चाहिए था, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, कहने का मतलब सप्लाई साइड प्रॉब्लम थी। कोविड-19 से पहले तो सप्लाई साइड प्रॉब्लम थी, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, डिमांड साइड प्रॉब्लम हो रही है। तो डिमांड तो कहीं ना कहीं राइज होती है, अपन देख ही रहे हैं प्रीवियस जो अपना सेगमेंट था, फर्स्ट थिंग जो थी। अब सेकंड थिंग अपन देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर, अब इसमें क्या है, अब जैसे ही कोविड-19 का पेंडेमिक आया है और उसके बाद में अब धीरे धीरे ग्लोबल एक्टिविटीज रीस्टोर होना शुरू हो गई है, तो ग्रेजुअली ये जो कमी थी सप्लाई साइड की वो अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। पर इसमें भी थोड़े बहुत कंस्टेंट है। फॉर एग्जांपल यूएसए में ड्राई वेदर का होना, अर्जेंटीना फ्रांस यहाँ पर इरेगुलर रेनफॉल होना, साथ में लानीना का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल कंडीशंस, मतलब पेरुवियन करंट जो है वो साउथ अफ्रीका की इस वाली कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे प्रेवेलेंट करेगी। तो इस वजह से, इसकी प्रिवेलेंस की वजह से इधर क्या होगी, रेनफॉल कम होगी, ठीक है, जहां पर ठंडी जलधाराएं मतलब कोल्ड वाटर स्ट्रीम्स अगर पास होती है कहीं से भी, तो वहां पर ड्राई एक तरीके से कंडीशन बनाती है वहां पे। तो उस वजह से क्या होती है, वहां पर रेनफॉल नहीं होगी। तो साउथ अफ्रीका में भी कहीं ना कहीं, साउथ अमेरिका में भी जो है वो कहीं ना कहीं ड्रॉट की रिस्क बनी हुई है। तो ऐसे करके सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज तो बनी रहेगी। पर दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्रीज हो रहा है, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट भी इंडिया बहुत ज्यादा कर रहा है, तो इंडिया के लिए तो कहीं ना कहीं बेनिफिट वाली बात है ना। तो यहां पर ओवरऑल देखें तो इन कंसर्न्स का देखें तो इधर तो ये सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा वेदर की वजह से, और पहले डिमांड की वजह से प्रॉब्लम थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक डेलिकेटेड बैलेंस बनाने की जरूरत है, जिससे कि इस इकोनॉमी रिकवरी को सस्टेन किया जा सके। आरबीआई ने भी पिछले कुछ टाइम पे ऐसे कदम लिए हैं जिसकी वजह से पैसा, रुपया जो है वो अप्रिशिएट हुआ है। और अल्टीमेटली अभी जो फाइनल अभी देखें तो उससे पहले या फिर अभी कंडीशन जो प्रेवलेंट कर रही है हमारे यहाँ पर, कंज्यूमर फूड प्राइस जो है वो भी इन्फ्लेशन जो है वो 9.62% तक पहुँच गई जुलाई में। और अभी आप देख सकते हो महंगाई बढ़ रही है। पर इसके पहले अपन कुछ आर्टिकल्स देख भी चुके हैं कि डिमांड कम, एक सप्लाई चेन जो थी, सप्लाई साइड की कहीं ना कहीं डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ या फिर सप्लाई नहीं होने की लॉकडाउन की वजह से, देखो मोबिलिटी बिल्कुल कम हो गई थी। अब मोबिलिटी अगर कम हुई है तो गाँव में जो प्रोड्यूस हो रहा है खेतों से वो मंडियों तक नहीं पहुंच रहा है, मंडियों तक नहीं पहुंच रहा है तो जो एंड कंज्यूमर्स हैं उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो सप्लाई नहीं होगी तो डेफिनेटली मार्केट में पैसा तो बढ़ेगा। इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो ये तो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर अपन देखें तो फूड आइटम जहां पर इंडिया में 45.86% पार्ट है किसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो वहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक परेशानी वाली बात है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हार्डशिप का सामना करना पड़ सकता है। पर अगर अपन देखें
अभी करंट सिनेरियो वर्ल्ड लेवल पे भी तो रुपया अप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है। अभी रिसेंटली देखें तो अभी डॉलर के इक्विवेलेंट रुपया की बात करें तो 73.34% हो चुका है, 34 रुपीज़ हो चुका है एक डॉलर के, अगर बराबरी की बात करें तो। इस तरीके से ओवरऑल हमारे यहाँ पर एक तो इंपोर्ट जो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल या कुछ भी कर रहे हैं, तो इंपोर्ट पे पैसा कम जाएगा, ठीक है, डॉलर की वैल्यू डाउन हो रही थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है मैक्सिमम डॉलर के टर्म्स में होता है ना, तो इस वजह से भारत से पैसा कम जाएगा बाहर। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन कम होगी, इंपोर्ट भी कहीं ना कहीं लोड कम आएगा, तो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जो खरीफ अभी क्रॉप चल रही है, इसमें भी प्रोडक्शन बहुत मतलब बम्पर क्रॉप होने का चांस है क्योंकि मॉनसून अच्छा जा रहा है। साथ में ला नीना जो है वो इंडियन फार्मर्स के लिए बुरा नहीं होता है, ला नीना अच्छा रहता है हमारे लिए, तो अल नीनो बेकार रहता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में होगी कि अल नीनो जो होता है वो इंडियन मॉनसून के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है, पर ला नीना जो होता है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। और तो इसका इम्पैक्ट क्या है, जो रबी की क्रॉप होगी उस पर भी होगा। तो कहने का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छे से होगा, तो एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में, और वो अभी बेटर परफॉर्म भी कर रहा है। जो अभी प्रीवियस क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई, अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तो कहने का मतलब इस तरीके से जो ग्लोबल फूड प्राइसेस अगर इंक्रीज होती है, जहां इंडिया एक एक्सपोर्टर की तरह अपना रोल प्ले करता है, तो वो इंडियन फार्मर्स को, इंडियंस को हेल्प ही करेगा, हर्ट करने से ज्यादा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लेगेसी दैट एंड्योर्स। आपने केशवानंद भारती केस का नाम सुना होगा, उनकी अभी रिसेंटली संडे को ही डेथ हुई है। तो वो एक ऐसे फर्स्ट पिटिशनर थे जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्ट्रिन के लिए कहीं ना कहीं नींव रखी थी। और इस केस का नाम क्या था, केशवानंद भारती श्रीपदा गालवारू, ठीक है, श्रीपदा गलवेरू, ये करके केशवानंद भारती श्रीपदा गलवेरू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये था केस। इसमें क्या था कि ये हेड थे एडनीर मठ के, जो कासरगोड केरला में एक मठ था उसके हेड थे। अब होता क्या है कि लैंड रिफॉर्म्स के प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहते हैं, और केरला में उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, और कम्युनिस्ट पार्टी ने जहाँ जहाँ रूल किया वहाँ पे लैंड रिफॉर्म बहुत अच्छे से किए हैं। देखो, आपको थोड़ा बहुत सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का आइडिया होगा कि वहाँ पर लोगों को ज़्यादा पावर दी जाती है, ठीक है, कि एक एक वर्कर्स जो हैं उनकी वेलफेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम इंश्योर हो सके, उस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। तो वहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो एग्रेसिवली कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किए जा रहे थे। तो होता क्या है, जो ये मठ था ना, इस मठ की 300 एकड़ ज़मीन को केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है। तो इसको लेकर के केशवानंद भारती जो है सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली करते हैं, पिटिशन लगाते हैं, प्ली करते हैं कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है, राइट टू प्रॉपर्टी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करता था उस टाइम पे। तो इस केस को फिर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की जो पावर थी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसको कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट तक रोका कि भाई आप ज़्यादा हद तक जाके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हो। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठी थी उसमें मेजॉरिटी रूल क्या आया था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को दूर नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ, ये बात ठीक है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट होते हुए भी इसको अमेंड किया जा सकता है। कहने का मतलब है राइट टू प्रॉपर्टी को एक तरीके से मतलब अमेंड करने के लिए अलाउ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, बाकी राइट्स को अलाउ नहीं किया था। और साथ में ये कहा था कि पार्लियामेंट जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे तो ये जरूर ध्यान रखे कि उसका अमेंडमेंट कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को। तो ये इस तरीके से डॉक्ट्रिन आया बेसिक स्ट्रक्चर का 1973 में केशवानंद भारती वाले केस में। तो ये जो केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है ना, ये अपने आप में जजेस के लिए हमेशा से एक टच स्टोन रहा है कि किसी भी तरीके से अगर पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आती है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना। तो ये जो जजमेंट था ये तब आया था जब इंदिरा गांधी लेड एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चल रही थी सेंटर में, जिनके हाथों में बहुत ज़्यादा पावर थी।
जिसने बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन लेके आई थी वो गवर्नमेंट, जिन्होंने जो डेलिकेट बैलेंस था ना इंस्टीट्यूशंस में, उस बैलेंस को भी कहीं ना कहीं हार्म किया था, अपसेट किया था। तो उस टाइम पे ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। अब ये जो देखने वाली बात है वो ये है कि बेसिक डॉक्ट्रिन का कोई फिक्स फ्रेम नहीं बताया। हर एक जज अपने हिसाब से बेसिक फ्रेम, बेसिक डॉक्ट्रिन की, बेसिक स्ट्रक्चर का जो अपनी खुद की लिस्ट बना के रखता है कि हाँ भाई हमारे हिसाब से ये है। अभी तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, ऐसे करके बहुत बड़ी लिस्ट है, आप एम लक्ष्मीकांत में पढ़ना बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये एक ओपन एंडेड लिस्ट है जिसको जजेस जो है अपनी कंटेम्प्रेरी इश्यूज को ध्यान में रखते हुए उस लिस्ट को एनलार्ज करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो यहां पर जो मेन जो बात आती है वो ये आती है कि जो क्रिटिक हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में बोलने वाले, वो ये कहते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर था ना सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में, जहां पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है वो चेक एंड बैलेंस का काम करती है, या फिर एक डिफेंड करती है या फिर अपहेल्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहां पर ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फेवर में कर दिया इस जजमेंट के बाद में। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हर्ट करता है। बट यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं फ्रीज करने की बात नहीं की गई है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम फिक्स कर दिया गया है। यहां पर पॉइंट इतना सही है कि अगर कोई लेजिस्लेशन आप लेकर के आ रहे हो, कोई नया कानून आप लेकर के आ रहे हो, तो एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को यह रिमाइंड कराना कि भाई जो हमारा फाउंडिंग डॉक्यूमेंट था ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, उसका आइडिया कहीं ना कहीं वायलेट ना हो जाए, उस चीज से बचाना कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड देयर फ्रीडम कांट बी कॉम्प्रोमाइज, ये प्रिंसिपल अपहेल्ड रहना चाहिए। आप चाहे कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी कानून, कुछ भी करो, चाहे वह एग्जीक्यूटिव्स लेके आए या फिर लेजिस्लेचर लेके आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल भी अपना खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द मिरर ऑफ एपिक। यह आर्टिकल लिखा गया है सी राजा मोहन के द्वारा। देख लेते हैं आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी बुक पब्लिश की गई है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये बुक पब्लिश की गई है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा, और इन्होंने महाभारत के लिए एक अलग ही एक रेयर लेंस, कहने का मतलब एक अलग नज़रिए से महाभारत को देखा है। आज के जो कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स जो हैं, उसमें जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो चैलेंजेस का सामना करती हुई दिखाई दे रही है, उनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, महाभारत से कुछ चीज़ें पिक कर सकते हैं, पिक करके। तो यहाँ पर जयशंकर ने जो जजमेंट दिया है थीम बेस्ड, कि जो हमारा नॉन अलाइनमेंट जो अभी तक एक स्ट्रेटेजी रही है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, जिसमें आज के टाइम पे बैलेंस ऑफ पावर की बात आ रही है, तो वहाँ पर इंडिया जो है एक क्रिटिकल इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे आगे भी अगर देखें तो वहाँ पर इंडिया हमेशा कहीं ना कहीं जो नॉन अलाइनमेंट है उससे कहीं ना कहीं स्विच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ डिप्लोमेट्स हैं, इस बात से एग्री नहीं करेंगे जो एस जयशंकर ने अपनी बुक में लिखा है कि भाई अब ये जो बुक है, इस बुक में जो महाभारत बेस्ड जो आइडियोलॉजी, जो आइडिया दिया है ना, वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट विंडो ओपन करता है दिल्ली के वर्ल्ड व्यू को चेंज होते हुए देखें अगर अपन तो। ठीक है, तो महाभारत जो है वो अपने आप में रीइंफोर्स होनी चाहिए अगर ग्लोबल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि आज अगर वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई ग्लोबल जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे चाइना का एग्रेशन है, राइज होना है, यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट होना है, इंडिया की टेरिटरी में चाइना का एग्रेशन है, पीएलए का अंदर की तरफ आना है इधर इंडियन टेरिटरी में, ईस्टर्न लद्दाख में, इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो इंडियन क्लासिक जो सोर्सेज हैं उनमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, और वो ही दिल्ली की ग्रैंड स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं एक डिलेमा से बाहर निकालती हुई हेल्प कर सकती हैं। यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं। तो जयशंकर ने महाभारत को कोट करते हुए क्या कहा कि द मोस्ट विविड डिस्टिलेशन ऑफ इंडियन थॉट्स ऑन स्टेट क्राफ्ट। अभी तक जितना भी जो मतलब किस तरीके से देश को चलाया जाए, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी
वो ये थी कि हमने हमेशा से रियल लाइफ सिचुएशन या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आए हैं वहाँ पर एक करेज दिखाने की बजाय हमने साइड लाइन ली। जबकि गीता जो है, महाभारत जो है, वो हमेशा से कहती है कि अगर आप कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहो तो आपको बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत होती है। होता क्या है, यहाँ पर यह पॉइंट किया गया है कि जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन को आज देखें, जहाँ पर आप स्ट्रेटेजिक गेन के लिए अपनी कुछ टैक्टिक्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। दूसरा, रिजीम चेंजेस में आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हो, चाहे कहीं पर भी, जैसे कि ईरान में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो यूएस असर्ट कर रहा है अपने आप को। दूसरी तरफ इराक की बात करें या फिर असद रिजीम सीरिया की बात करें तो वहाँ पर भी क्या है, लोग मतलब इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो अपने आप में असर्ट कर रही हैं, मतलब प्रोमोट कर रही हैं रिजीम चेंज को। तीसरा अगर इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इंश्योर हो जाए कि कैसे भी करके एक बंदा या फिर एक लीडर या एक पावर डोमिनेट ना करे, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। साथ में कुछ जो नॉर्म्स हैं उनको एक्सेप्ट करना, चाहे वो वायलेटिंग हो या फिर कहीं पे उनको ऑब्जर्व करना कि हाँ ठीक है ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। इसी तरीके से वर्ल्ड डिस्कोर्स को शेप करना और नैरेटिव को कंट्रोल करना। जैसे चाइनीज़ मीडिया का अपन ने आर्टिकल डिस्कस किया था कि भाई हम बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया से, इंडिया बहुत कमज़ोर और कोविड-19 की वजह से कॉलेप्स हो रहा है तो हम डरे क्यों, अटैक करो उन पे। तो कहने का मतलब ये जो सारे सिनेरियो अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में मॉडर्न एरा में देखें तो इन सारी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं जो महाभारत एपिक है वहाँ पर इस थीम को हम ड्रॉ कर सकते हैं और कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में वो रेलेवेंट बन जाती है। ठीक है, जैसे कि चाइना को किस तरीके से टैकल करें जो ईस्टर्न लद्दाख रीजन में वो अपनी एग्रेशन शो कर रहा है। तो इस चीज के लिए बुक में जयशंकर आर्ग्यू करते हैं कि भाई जो एंशियंट रिफ्लेक्शन हमने देखा है तो हमने हमेशा से एक चीज ध्यान रखी है कि जो बायलैटरल इम्बैलेंसेस जो बने हुए हैं ना उस पे एक्सटर्नल इंपैक्ट को हम कहीं ना कहीं लेवरेज होते हुए देखते हैं कि हाँ हमने जो दो चीज़ों के बीच, जैसे चाइना इंडिया का रिलेशन है तो उस पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमने महसूस होने दिया या फिर उसको आने दिया। जबकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस जो हैं उनको बायलैटरल तरीके से ही हमें टैकल करना चाहिए था। जैसे कि नॉन अलाइनमेंट नेम जो था वो अपने आप में इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मेन एक कहते हैं ना फाउंडेशन स्टोन था। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं महाभारत से और वो बताते हैं कि किस तरीके से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए हार्मफुल हो सकती थी और इसकी वजह से इंडिया ने बहुत सारी कॉस्ट भी पे की है। जैसे कि महाभारत का बहुत बड़ा वॉर था जिसमें एक तरफ कौरव्स थे एक तरफ पांडव्स थे, दोनों के दोनों सोवरन थे, ठीक है, और अल्टीमेटली एक ग्रेट वॉर हुआ और उस ग्रेट वॉर में दो कैरेक्टर आते हैं, एक तो बलराम और एक रुक्मी ऑफ विदर्भ, विदर्भ का रुक्मी। इनका क्या रोल होता है, बलराम जो है, बलराम का देखो स्टूडेंट होता है, डिसाइपल होता है दुर्योधन जो कि कौरव होता है, और इधर आप देखोगे पांडवों की तरफ से तो कृष्ण जो है वो पांडवों की तरफ फेवर करता है। तो बलराम इस डिलेमा से निकलने की बजाय क्या करता है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट कर लेता है और फिर वहां से चला जाता है तीर्थ पे कि भाई मैं तो लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तुम लोग लड़ो। और फिर बस जब ये युद्ध लड़ा जाता है और पांडवों की जब जीत होती है तो उस जीत को बलराम एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसे कैसे जीत हो सकती है, ठीक है, पर वो अब रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने से मतलब बहुत दूर था, अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसको पार्टिसिपेट अगर करता वो बैटल में तो ही अपना रोल प्ले कर सकता था, तो ही कुछ इंपैक्ट आता इस पूरे वॉर के रिजल्ट में। पर वो क्या किया, वो वहां से चला गया पिलग्रिमेज में, मतलब नॉन अलाइनमेंट इसने अडॉप्ट किया। दूसरा, विदर्भा का जो रुक्मी था उसने अलग ही रीजन देकर के नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट किया। कैसे कि भाई मेरी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा, आप लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं तो उसकी तरफ जाऊंगा जो मुझे मेरी वैल्यू देगा। तो दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट नहीं किया, भाई तू तो रहने दे, तू जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके ये दोनों कैरेक्टर है ना, दोनों के दोनों फिर बाद में जब बैटल कंप्लीट होता है तो इन दोनों को कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो कहने का मतलब यहाँ पर पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि भाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, अपन ने अभी तक अपने आप को न तो यूएस के पार्ट में गए न यूएसएसआर के पार्ट में गए, तो उसके लिए भी हमने बहुत सारी कॉस्ट पे की है। ऐसा नहीं कि वो भी बिना कॉस्ट के ही हमें कुछ मिला हो, इसके लिए भी हमें डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता होगा जब कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल जैसे क्रायोजेनिक इंजन की हमें ज़रूरत थी,
ठीक है, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, रशिया से हमें लेना था, पर रशिया क्या कर रहा था यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद में? यूएस की तरफ देखना शुरू कर रहा था कि हाँ यूएस अब हमारे से रिलेशन अच्छे करेगा, और रशिया से हमें क्रायोजेनिक इंजन लेना था तो वो हमें नहीं मिल पाया। तो आप इम्पार्शियल रहे, दोनों में से किसी भी ग्रुप की तरफ नहीं गए, तो भी आपको कॉन्सिक्वेंस देखने पड़े। दूसरी तरफ आप देखोगे यूएसएसआर के साथ में हमने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी तो साइन की थी, वो भी तो कहीं ना कहीं था। और दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया अपने आप को कहीं पे भी असर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पे यूएस लैग पुलिंग कर रहा था इंडिया की। तो कहने का मतलब है इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट में रहते हुए भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस किया है, बहुत सारी कॉस्ट पे की है। तो इंडिया का जो अगर अपन पूरा वर्ल्ड सिनेरियो में देखें और आज का अगर अपन मॉडर्न टाइम पे देखें कि किस तरीके से इंडिया ने वर्ल्ड पावर्स को रिफ्यूज़ किया कि यूएसएसआर भी कोई पावर नहीं है, यूएसए भी कोई पावर नहीं है, हम तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ जाएंगे, किसी की तरफ हम जाएंगे नहीं, हमें तो शांति चाहिए। उसकी वजह बहुत सारी थी, पर यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये कि जब 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे ना, 1914 टू 1918 और दूसरा हुआ था 1939 टू 1945, तो इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बीच में अगर देखें तो ग्लोबलाइजेशन का एरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि फिर बाद में दोनों तो वर्ल्ड वॉर, फिर कोल्ड वॉर और फिर ग्लोबलाइजेशन, ये जो चारों इवेंट थे ये कहीं ना कहीं पिछले 100 सालों में डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज की जो वर्ल्ड सिनेरियो जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो और भी ज़्यादा डिमांड करता है कि हमारी जो जियोपॉलिटिकल जो अप्रोच है, जो इंटरनेशनल रिलेशन की अप्रोच है, हम उसे रीडिस्कवर करें, रियल पॉलिटिकल टर्म्स में सोचने की कोशिश करें, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है आज के टाइम पे। हमारा जेनेटिक कोड जो है ना मॉडर्न इंडिया का वर्ल्ड व्यू को लेकर के, वो फ्रेम कब हुआ था? इंटर वॉर पीरियड में, 1914 से लेकर के 1945 के बीच में जो पीरियड था ना उसके टाइम पे। और अपन जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जब स्ट्रगल होता है ना इंडिपेंडेंस का, उसमें बात भी अपन मैक्सिमम 1914 से लेकर के 1945 तक देखते हैं। वही एरा था, गांधीयन एरा बोल सकते हैं इंडिया में, वही एरा था जिस टाइम पे नेशनलिज्म पीक पे पहुंच गया था। तो इस पीरियड के टाइम पे जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म था ना, वो एक पावरफुल फोर्स की तौर पे निकल के आया था, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था, तो उसके बाद में उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट पे भी देखा जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब बैटल हो रहा था, एक तरफ तो थे अलाइज, एक तरफ थे एक्सिस, तो इंडिया जो है अलाइज की तरफ ही कहीं ना कहीं टिल्टेड दिखाई दे रहा था। इंडियंस की जो आइडियोलॉजी थी, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि लिबरलिज्म की तरफ थे, कोई रेडिकलिज्म की तरफ नहीं जा रहे थे। जैसे हिटलर था, जापान में जो सुजुकी था, इसी तरीके से आप देखोगे मुसोलिनी था, तो ये रेडिकल्स थे, ये थे एक तरीके से कि अपने हाथ में पावर सेंट्रलाइज करे, लिबरलिज्म नहीं था। तो इस वजह से इंडिया का ब्रिटेन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी इंडिया आइडियोलॉजिकली कहीं ना कहीं टिल्टेड था, किस तरफ? लिबरलिज्म की तरफ, अलाइज की तरफ। तो यहाँ पर नेशनल मूवमेंट में भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म का भी हमारे यहाँ पर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। अब होता क्या है कि 20th सेंचुरी जब शुरू होती है, मतलब 1900 वाला जो टाइम शुरू होता है, तब लेफ्ट भी थोड़ा थोड़ा राइज होता रहता है, क्योंकि उन्होंने जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म था उसको भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट किया कि भाई इस तरीके से ये तो कैपिटलिज्म प्रोमोट कर रहे हो, ऐसे तो आप पैसे वालों, वो क्लास डिवीजन आ जाएगा मार्क्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हैव्स एंड हैव नॉट्स, तो इनमें डिवीजन आना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ इन्होंने जो लेफ्ट था वो ट्रेडिशनल स्टेट क्राफ्ट जो था उसको भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट किया। तो लेफ्ट जो था वो अपने आप में एक इमर्जिंग पावर निकल के आया था लेनिन की लीडरशिप के टाइम पे। आप देखते होंगे जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है 1917 का, वो हो गया। फिर स्टालिन ने भी अपने आप को बहुत प्रमोट किया था, और अब चाइना जो कर रहा है लेफ्ट को प्रमोट। तो इस तरीके से लेफ्ट अपने आप में बहुत इमर्ज होके आया था, और इंटरनेशनल जो लिबरलिज्म था उसको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट करता हुआ। जहां एक तरफ लिबरल्स जो थे उन्होंने बुर्जुआ क्लास, मतलब जो एलिट क्लास थी ना वो, और मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं इंटरनेशनलिज्म के अपने साथ में उनकी जो सपोर्ट था वो गेन किया। तो कम्युनिस्ट ने वर्ल्ड ओवर वर्कर्स को अपने साथ में लिया। तो होता क्या है, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है तो लेफ्ट में फिर बाद में डिवीजन आना शुरू हो जाता है, जब सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट अलग हो जाते हैं, और कम्युनिस्ट में भी फिर बाद में स्प्लिट आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो लेफ्ट है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो गया, बिल्कुल खत्म सा हो गया।
इसके अलावा भी एक तो हो गया लिबरल्स, एक हो गया कौन से लेफ्ट, और तीसरा अगर इसके अलावा भी कोई अदर वर्ल्ड व्यू देखें तो वो था टैगोर का यूनिवर्सलिज्म, जो अपने आप में मल्टीपल स्ट्रैंड शो करता था कि जो लोकल जो लोग थे, जैसे इंडियन के जो नेटिव्स थे ना, उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज वेस्ट ने जो इम्पोज की थी, उनका रिसेंटमेंट, उनकी नाराजगी, तो ये भी एक अपने आप में इंटरनेशनल उस टाइम पे एक वर्ल्ड व्यू था। तो ऐसा करके तीन वर्ल्ड व्यू अपन ने देखे। अब तीन वर्ल्ड व्यू में से दो डोमिनेट कर गए, कौन से? एक तो लेफ्ट और एक लिबरल, और फिर बाद में ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कोल्ड वॉर में, और अल्टीमेटली जीत किसकी होती है? लिबरल्स की। वो अपन जानते हैं 1990s में आते आते ही जो 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, और लेफ्ट आइडियोलॉजी की जो डोमिनेंस बनाने की कोशिश थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दी। चलिए अपन आर्टिकल में वापस आते हैं। तो इंडिया का जो एक इंटरनेशनल रिलेशन में अपना खुद का स्टैंड जो बनाना था, वो डेवलप हो रहा था उसी नेशनल फ्रीडम, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। तो हमारे यहाँ पे डोमिनेट क्या कर रही थी? लिबरल इंटरनेशनलिज्म। तो उस टाइम पे भी पर्सोनिफाइड ही था हमारा एक इंटरनेशनलिज्म का जो एटीट्यूड था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अपने आप में एक डोमिनेटिंग फैक्टर थे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को स्टैब्लिश करने में। चाहे बिफोर इंडिपेंडेंस देखे या आफ्टर इंडिपेंडेंस देखे, कभी भी अगर इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल अगर कोई भी बात होती थी तो जवाहरलाल नेहरू पहला नाम होता था उसमें। तो नेहरू और उनकी जो जनरेशन थी उनके साथ में, तो उनके पास में एक तो क्या स्ट्रगल भी करना था, तो उनके पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो इंडिया की जो ट्रेडिशन में जो स्टेट क्राफ्ट रही है, महाभारत का कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहे हैं, जैसे कि अशोकन मौर्यन इरा की बात करें कि अशोका ने किस तरीके से किया था, तो उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था इन पॉसिबिलिटीज़ को कि यहाँ पर कि इंडिया में भी जो पहले से स्टेट्स थे वो आज रेलेवेंट हैं, आज भी अपने को कोई सोल्यूशन दे सकते हैं प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के एपिक्स के ऊपर पॉलिटिकल इतना फोकस नहीं दिया गया है, ये केवल एक माइथोलॉजिकली पॉपुलर रीडिंग्स में ही कहीं ना कहीं प्रेवलेंट रही। ठीक है, कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस में या डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस में अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे जो एपिक्स हैं उनको कभी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं लाया गया, और ये अपने आप में एक अच्छा रीज़न है क्यों हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हुई। अब आप समझ रहे होंगे कितना बड़ा सवाल उठाया गया है यहाँ पे। अशोका के बारे में स्टोरी रिवील होती है फुल व्यू कब? 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बारे में रीडिस्कवरी होती है मैसूर में एक्सीडेंटली 1905 में। तो आप देख सकते हो कि किस टाइम पर आकर तो हमारे जो लोग थे, हमारी जो कहने का मतलब इतना डिस्ट्रॉय हो चुका था हमारा सिस्टम मिडिवल पीरियड के टाइम पे, जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ उसकी वजह से, और फिर उसके बाद में ये इंग्लिश इन्वेजन हुआ उसकी वजह से, जो हमारा जो एक ट्रेडिशन था, हमारी जो फाउंडेशन थी वो बिल्कुल डिक्लाइन कर गई थी। और फिर आप देख सकते हो 19th सेंचुरी में जाकर के ये चीज़ें फिर से एक तरीके से रीसरफेस होना शुरू होती हैं। तो इंडिया इस टाइम पर, इंडिया में भी कुछ लीडरशिप ऐसी थी जो अवेयरनेस को, इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ना शुरू हुई, और फिर स्टैब्लिश की गई ग्रेटर इंडिया सोसाइटी, जिसका टारगेट था एशियनिस्ट मूवमेंट अक्रॉस इंडिया, कि इंडिया अपने हिसाब से इस तरीके के मूवमेंट को लीड करे जो कि ईस्ट मतलब एशिया को एज ए लीडर स्टैब्लिश करे। और इसके लिए ये ग्रेटर इंडिया सोसाइटी स्टैब्लिश की गई थी कलकत्ता में 1920 वाले टाइम पे। अगर इंडियन स्टडी को देखें, इंटरनेशनल रिलेशन को लेके और फॉरेन पॉलिसी को लेके, तो हमेशा से कहीं ना कहीं यूरोपियन हिस्ट्री में ही रूटेड है हमारी जो रही है ना। तो यूरोपियन आइडियोलॉजी से हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हैं, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के बेसिस पे ही हमने कुछ ना कुछ किया है। तो अभी क्या है, कहीं ना कहीं टाइम आ चुका है कि हमें चेंजेस की तरफ सोचने की ज़रूरत है। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिसर्च भी हो रही है जहाँ पर एक फ्रेश और डीपर लुक देखा जा रहा है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि जो लेट रॉजर बॉश थे, उन्होंने ऑक्सीडेंटल कॉलेज लॉस एंजलिस में अपनी रिसर्च की, ऐसे ही सुब्रता मित्रा, ऐसे करके बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफर कर रहे हैं अर्थशास्त्र की, कि किस तरीके से अर्थशास्त्र के आधार पर इंडिया जो है अपनी खुद की पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस को एक तरीके से टैकल करने के लिए। तो नॉन वेस्टर्न और
ग्लोबल ट्रेडिशन को जो अभी चल रहा है इसको हटाएं और इंडिया की जो एक्चुअल में जो रूट है वहां पर से एक इंटेलेक्चुअल एफर्ट बनाए जा रहे हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव शो किया जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझने के लिए। हमारे खुद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी खुद की जो बुक्स हैं, उन पे बेस्ड जो इंडोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन एपिक्स को स्टडी किया है, इंक्लूडिंग महाभारता, जैसे कि गुरचरण दास, विवेक देवरो या फिर रमेश मेनन, इन्होंने भी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में देखा है महाभारत को, पर इन्होंने कभी भी इंडियन रिलेशंस के बारे में नहीं बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरीके से इंडिया इन एपिक्स से अपनी आइडिया ले सकता है। तो यहाँ पर अमृता नार्लिकर करके एक स्कॉलर हैं जो जर्मनी में एक जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज इन हैम्बर्ग, उसमें हेड है वहाँ की। तो उन्होंने एक अपनी बुक लिखी जो है बार्गेनिंग विद राइजिंग इंडिया, लेसन फ्रॉम महाभारता। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इंडिया रीसेंट नेगोशिएशन अपने महाभारता से आइडिया पिक करके कर रहा है करंट सिनेरियो में, मतलब डिस्कोर्स फ्रॉम द महाभारता इज बीइंग ड्रॉन। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, लास्ट में आर्टिकल में राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि इश्यू ये नहीं है कि इंडिया है वो वेस्ट पे प्रिवेल करे, इश्यू ये है कि जो न्यू इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना, वहां पर हम महाभारत से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रेलेवेंस लेकर के हम ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रगल ऑफ पावर जो चल रही है सॉवरेंस के बीच में, एक तरफ चाइना एक तरफ यूएसए, तो वहां पर हमें कहीं ना कहीं मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को देखना पड़ेगा। जहां पर एक एथिकल डिलेमा आ जाता है ना, तो वहां पर महाभारत गीता अपनी हेल्प करती है। जैसे कि मैंने बताया कि हम जो रेलेवेंस ऑफ गीता पढ़ते हैं वो इसीलिए पढ़ते हैं कि कहीं पे भी एथिकल डिलेमा आए तो अपन उसको सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है, इम्पार्शियल वे में। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज जो हैं उनको सीखने की ज़रूरत है हमारे ट्रेडिशंस से। आज वेस्ट, चाइना और इंडिया सारे कहीं ना कहीं अपने आप में पूरे ट्रेडिशन बेस्ड है, उनके पास में कुछ ना कुछ उनके ट्रेजर में है। वहाँ से अपने को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि ट्रेडिशनली किस तरीके से टैकल किया गया था। चाइना में ये चीज़ ऑलरेडी हो भी रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है, और जयशंकर ने जो अपनी बुक दी है द इंडियन वे, वो कहीं ना कहीं एक टाइमली कॉल करती है कि इंडिया को अपने खुद का जो अभी तक कमियां रही हुई हैं उन कमियों को रेक्टिफाई करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑन स्ट्रेंथ, जो हमारे एपिक्स हैं उन पे बेस्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिकल था, अच्छे से अपन यूज़ कर सकते हैं इसको कहीं पर भी। ये आर्टिकल लिखा गया है फेलिंग द पीपल, ये आर्टिकल लिखा है डी राजा, जो कि सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने ये बोला है कि जो करंट रिजीम जो चल रहा है ना, वो इकोनॉमी का जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह कहीं ना कहीं करंट रिजीम ही है। अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन देखा गया है, लगभग 23.9%, मतलब 24% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज के एक साल पहले तो हम बात कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी 2024-25 तक हम $5 ट्रिलियन की बना देंगे, पर एक साल क्या बीता और ये जैसे ही पेंडेमिक आया, इसको एक्ट ऑफ गॉड बोल करके आज आप जो सेंटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें कंपनसेशन देना था स्टेट्स को कि अगर जीएसटी की वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके रेवेन्यू सोर्सेज कम पड़ते हैं, तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, वहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर जा रहे हो। आर्टिकल अपन डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा रिवीजन है। एक लेफ्ट का ओपिनियन लेना भी ज़रूरी है। राइट का ओपिनियन तो अपन गवर्नमेंट के स्टेप्स देखते ही हैं कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या सोचा जा रहा है। जैसे प्रीवियस आर्टिकल जो था अपना राइटिस्ट ही था, अब अपन लेफ्टिस्ट की थोड़ा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो कोविड-19 बेशक मानते हैं कि एंटायर वर्ल्ड में समस्याओं का कारण बना है, और पिछले कुछ महीनों में तो बहुत बुरा हाल कर दिया है कोविड-19 आने की वजह से। इंडस्ट्रियल यूनिट्स बहुत बंद हो चुकी हैं, कंप्लीट हॉल्ट पे चल रही है, चाहे वो अपन सिविल एविएशन की बात करें, रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें, रोड ट्रैफिक की बात करें। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है अंडर स्ट्रेन है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे वार्निंग्स पहले रिसीव की थी। चलो पेंडेमिक ने तो अपनी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट की है, पर पेंडेमिक से पहले से भी प्रॉब्लम थी। गवर्नमेंट को बहुत सारी वार्निंग्स मिली थी कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। आप एजुकेशन और हेल्थ के नाम पे जो कॉमर्शियलाइजेशन कर रहे हो वो रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को आप प्राइवेटाइज कर रहे हो वो रिफॉर्म्स, या फिर फॉरेन कैपिटल को आप लगभग सभी सेक्टर्स में अलाउ कर रहे हो वो रिफॉर्म्स, ये सॉल्यूशंस नहीं थे इंडियन इकोनॉमी के लिए।
क्योंकि इस पे आर्टिकल्स बहुत आए थे वैसे तो, कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, लेबर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लानी ज़रूरत है, रेट डेबिज्म को कम करने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, वो चीज़ें, ये चीज़ तो अपन ने देखो कोविड-19 से पहले आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ थी, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसी बात थी, ठीक है। तो अगर अभी के टाइम पे देखा जाए तो इस सिचुएशन को प्री कोविड 19 जो टाइम था उसमें इतना ग्रेव सिचुएशन कैसे बनी, तो उसकी वजह बताई जा रही है डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। डिमोनेटाइजेशन की वजह से एक तरफ इनफॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ जीएसटी की वजह से एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ स्टेट्स के पास में रेवेन्यू की लॉस हो गई, रेवेन्यू कम रही, और इस रेवेन्यू कम की वजह से जो कंपनसेशन देना था, जो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो ना देना कहीं ना कहीं फेडरल स्पिरिट की भी अगेंस्ट था। तो डिमोनेटाइजेशन का जो टारगेट था, जो मेन एम था, वो था करप्शन, टेररिज्म और ब्लैक मनी को कब करना, वो भी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। और जीएसटी की वजह से जो कहीं ना कहीं लॉसेस थे, जिसकी वजह से सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सेंटर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर दूर जाता है तो उसकी वजह से स्टेट्स भी परेशानियों का सामना कर रहा है, एमएसएमई भी परेशानियों का सामना कर रहा है। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं मिलके अल्टीमेटली इस इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण बताई जा रही है। आज स्टेट्स जो हैं वो सैलरीज देने तक भी अपने आप को कैपेबल नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब सैलरी प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। और सेंटर ने इस चीज़ के लिए एडवाइस क्या किया है, भाई लोन ले लो आरबीआई से। भैया आप एक चीज़ बताओ, स्टेट्स ने अपना 60 से 70% जो टैक्सिंग पावर थी वो जीएसटी के अंडर में सब्ज्यूम करवा दी, और इस बेसिस पे कि सेंटर ने ये एश्योरेंस दी थी कि भैया आपकी अगर जीएसटी की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको कंपनसेट करेंगे आने वाले 5 सालों में। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं आप मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को टैकल प्रॉपर नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आए थे, ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया था, जिसने कहीं ना कहीं नियो लिबरल ऑर्डर जो आया था, देखो लिबरलिज्म आया था वर्ल्ड वॉर्स के बाद में, फिर नियो लिबरलिज्म 1990s के बाद में, जब हमारे एलपीजी पॉलिसी आई थी, वर्ल्ड में हर जगह पे कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे थे। यूएसएसआर का कोलैप्स करना, जर्मनी का रीइंटीग्रेट होना, उधर गल्फ में इराक का जो वॉर था, सद्दाम हुसैन का जो एग्रेशन था कुवैत में, वो होना, एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी आपने अक्षय कुमार की। तो ये सारे सिनेरियो एकदम मतलब उसी टाइम पे आए थे। तो फिर से एक लिबरलिज्म का एक नया दौर शुरू हो गया था, नियो लिबरलिज्म का। तो नियो लिबरलिज्म की वजह से जो भी परेशानियां थी वो एक्सपोज हो गई, मतलब नियो लिबरलिज्म की कमियां एक्सपोज हो गई थी 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया था। तो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इस क्राइसिस के इम्पैक्ट को झेल जाएंगे। हमारे इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये कहा गया था उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने। क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, यूपीए गवर्नमेंट थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी क्या थी, यूपीए में पार्टिसिपेट कर रही थी, आपको पता होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं, तो अपने आप की प्रेज तो करेंगे डेफिनेटली, पर वही चीज़ अपने को चीज़ों को, आर्ग्यूमेंट्स को अपने को पिक भी करना है कि वाकई में ये बात थी, गलत नहीं है ये बात, ठीक है। तो इस वजह से जो धीरे धीरे ये जो सब प्राइम क्राइसिस आया था 2008 का, वो आया क्यों था, दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कोलैप्स करने की वजह से। उनकी कोलैप्सिंग की वजह कि उन्होंने लैंडिंग तो एक्सेस में कर दी थी और फेल हो गए थे लोन्स को रीपे करने में, मतलब लोन की रिकवरी नहीं कर पाए थे। और वो ही कंसर्न आज कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया भी फेस कर रहा है, जहां पर लैंडिंग तो बहुत हो गई पर एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है, रिकवरी नहीं हो रही है लोन्स की। और कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से आज देखें तो और भी ज़्यादा परिस्थितियां ग्रेव होती जा रही है। यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि इंडिया में पहला केस जनवरी के लास्ट में आ गया था कोविड-19 का, तब इंडिया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नमस्ते ट्रंप के जो प्रोग्राम हुआ था उसकी तैयारियों में लगा हुआ था। दूसरी तरफ जो और भी ग्रेव जो सिचुएशन है, जो और इम्पोर्टेंट इश्यूज है, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, आर्टिकल 370 हो गया, तो उनको कहीं ना कहीं एब्रोगेट करना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सेक्युलर कैरेक्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एक आघात पहुंचा, एक ब्लो पहुंचा है। मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनकी रिजर्वेशन को कम करना, तो वो सोशल जस्टिस को भी इंश्योर नहीं कर पा रहा है। इसी तरीके से जो SC/STs के जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज़ हो रही है उनको भी प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जा रहा है। डेली आज कोविड-19 केस 70,000 से ज़्यादा बढ़ गए हैं।
स्टेट्स अपोज कर रहे हैं कि भाई इस टाइम पे सही टाइम नहीं है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ, तो आप स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहे हो कि भाई आप जेई और नीट के एग्ज़ाम दो, तो ये भी प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ बताऊँगा कि गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि देखो आप उन बच्चों से पूछो कि जो एक साल अगर उनका कोलैप्स हो गया, जो अभी 12th पास करेंगे, फिर वो एक साल तक कुछ नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो वो एक साल कितना प्रेशियस है, वो भी तो देखने वाली बात है ना। यही चीज़ ध्यान में देख करके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश की है। दूसरा, जब ये एक्टिविटीज़ होती है ना, तो आप देखो एक कोई मास लेवल पे कोई भी काम होता है ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑटोमेटिक होती है। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, पेन खरीदेंगे, आप कुछ नई चीज़ें खरीदोगे, तैयार होगे, पेट्रोल कंज्यूम होगा, उस ये साइकिल चलना शुरू हो जाएगा, एक वर्चुअस साइकिल। वो भी तो कहीं ना कहीं आप इंश्योर करने की ज़रूरत है ना, आप ब्रेक नहीं लगा सकते। ओके, तो इस तरीके से अपन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को लेके चले। तो अल्टीमेटली बात इतनी सी है कि यहाँ पर राइटर तो एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन बहुत वीक हो चुका है, लेफ्ट है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो गया। अपन प्रीवियस आर्टिकल में देख चुके हैं, लेफ्ट पहले तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट में डिवाइड हुआ, कम्युनिस्ट भी फिर अलग अलग आइडियोलॉजी में डिवाइड हो गया, लेफ्ट ऐसे करके बिल्कुल कोलैप्स कर गया, यूएसएसआर बिल्कुल डिसइंटीग्रेट कर गया। आप केवल एक कंट्री है, एक तरफ तो आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया को और साथ में चाइना को, इसके अलावा और कोई कम्युनिस्ट कंट्री इतना ज़्यादा नहीं है जो कम्युनिज्म को प्रमोट करता हुआ दिखाई देता हो। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बस लेफ्ट के लोगों को साथ में आना चाहिए और ये जो राइटिस्ट गवर्नमेंट जो रूल कर रही है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करना चाहिए। वैसे तो बैलेंस होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, क्योंकि जो वेलफेयर है दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो बैलेंस बनना चाहिए दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी अपना कंप्लीट होता है। लास्ट आर्टिकल है हाउ टू टेक ऑन नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ये आर्टिकल लिखा गया है सोनल वर्मा और अरोदीप नंदी के द्वारा। देखो कंटेक्स्ट क्या है, लॉकडाउन लगाया गया नेशन वाइड, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन देखा गया। अभी जो जीडीपी आई फर्स्ट क्वार्टर में 24% का, इंडियन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रही है। जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे 12% कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, तो इंडिया में 24% देखा गया है। हाँ, एग्रीकल्चर जो है वो एक अच्छा परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा की है, और ऑयल प्राइसेस जो थी वो फॉर्चुनेटली कम रही क्योंकि डिमांड कम रही इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इम्पोर्ट पर हमारा जो खर्चा होता था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस रहा, और जो डोमेस्टिक डिमांड जो थी वो कहीं ना कहीं कम बनती रही। तो कहने का मतलब अर्थमेटिक रिलीफ तो अपने को मिलता रहा, ठीक है, इंटरनेशनल प्रेशर हो गया, एग्रीकल्चर भी परफॉर्म अच्छी कर गई। पर जो रियल में अगर देखें ना अपन, तो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी देखो तो वहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आपको कम दिखाई देगा, जिसका इम्पैक्ट इस पर देखा जा सकता है। इंडिया ने इतना बैडली परफॉर्म क्यों किया, इसकी वजह बताते हैं। पहली वजह, ड्रैकोनियन लॉकडाउन। बहुत ही मतलब स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स में देखा जाए तो इंडिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट था। उसकी वजह क्या थी, अपन फर्स्ट आर्टिकल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम तैयार नहीं थे। तैयारी के लिए एक स्पेस चाहिए था, हाईली पॉपुलेटेड, हाईली डेंस कंट्री है। अगर वहाँ पे 90 हज़ार, 1 लाख केस अगर आना शुरू होते, 3 4 हज़ार आदमी अगर मरते, तो अगर वो मर गए, जिन लोगों के घरों में डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से, उन लोगों से जाके पूछो कि भाई कितना बड़ा लॉस हुआ है। अगर ऐसा नहीं करते तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता। खैर वो बात अलग, अपन आर्टिकल में ये बात करें कि हमारे इकोनॉमी कैसे पुअर परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले ड्रैकोनियन लॉकडाउन, ठीक है, अनलॉकिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, पर फिर भी स्टेट्स ने क्या किया है, अपने अपने लोकल लेवल पे भी लॉकडाउन अप्लाई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक ज़िला है तो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ऑटोनॉमी दे दी कि भैया आपको अगर कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कोविड-19 केसेस आपके ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप अपने वहाँ पे लोकल लेवल पे लॉकडाउन लगा सकते हो। तो पहला रीज़न तो हो गया लॉकडाउन। दूसरा रीज़न है कि हमारे यहाँ पर जो फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है ना, जो कि सर्वाइवल किट के तौर पे, जैसे कि फूड दिया, सब्सिडाइज क्रेडिट दे दिया गया, हैंडफुल ट्रांसफ़र भी कर दिया गया, तो वो जो था वो कहीं ना कहीं लिमिटेड फॉर्म में ही कंट्रीब्यूट कर पाया इकोनॉमी की रिवाइवल में। तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग भी की पर वो प्रॉपर नहीं की, और वो जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के रिवाइवल में इतना ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि वो इनसफिशिएंट था कि वो हाउस होल्ड को एक तरीके से ड्रैग कर सके, खींच के लाए मार्केट में कि भाई आप जाओ और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। तो कहने का मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम रहा, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस दिया। तीसरा जो था बैलेंस शीट का जो क्राइसिस है, वो हमारे एनपीए की बात हो रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो पेंडेमिक से पहले से ही हमारे यहाँ लगातार बनता जा रहा है। तो मेजर
जो इंजन होते हैं ना किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, वो होते हैं कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ये कहीं ना कहीं 2018 से ही हमारे डिसलरेट कर रहे हैं ना लगातार, और पेंडेमिक ने इसको और ज़्यादा एग्रीवेट कर दिया, जिसकी अपन देख सकते हैं, जिसकी परेशानियां कहीं ना कहीं कॉरपोरेट बैंक्स, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे ऑलरेडी। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस डेटा पे बेस्ड ये लॉकडाउन इम्पोज किया गया था, उसकी रिलायबिलिटी पे सवाल होना शुरू हो गए, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स जो एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ अप्रोक्सीमेशन ही प्रोवाइड किया था, जो कि अपने आप में जो लॉस हो गया है ना लॉकडाउन की वजह से, वो आने वाले फ्यूचर में रिवीजन नहीं हो सकता, वो लॉस हो ही गया है। देखो सवाल सबसे बड़ा ये था गवर्नमेंट के सामने कि लॉकडाउन अगर अपन इम्पोज करते हैं तो ना करेंगे तो बहुत सारी लाइव्स का लॉस हो जाएगा, और कर देंगे तो इकोनॉमी। तो वही बात फर्स्ट आर्टिकल कि अगर किसी की डेथ हो गई है ना, वो रिकवर नहीं होगी, पर इकोनॉमी रिकवर हो जाएगी। वो बात अलग है कि इसमें अपने माइग्रेंट क्राइसिस हैं, भूखमरी है। वैसे तो गवर्नमेंट ने देखो भूखमरी के लिए बहुत अच्छे से मतलब भूखा कोई भी ना सोए उसके लिए बहुत एफर्ट भी किए हैं। पीडीएस सिस्टम को लिबरल कर दिया, अभी भी नवंबर एंड तक कर रखा है। ऐसे ही जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे उन्होंने वो भी आ गए, पीएम केयर्स फंड भी इस्टेब्लिश किया। कहने का मतलब कदम तो बहुत सारे उठाए गए हैं, बट अभी वही बात है, अब क्वेश्चन आ गया कॉन्टेक्स्ट चेंज, वही डीकॉन्टेक्चुअलाइजिंग एंड रिकॉन्टेक्चुअलाइजिंग, वही कॉन्सेप्ट फिर से आ रहा है। अभी वापस से अप्लाई कर लो उसी चीज़ को। तो अभी अगर अपन देखें नॉर्मलसी की तरफ जाएं, ये प्रॉब्लम तो देख ली, प्रॉब्लम क्यों आई, ठीक है। अब नॉर्मलसी की तरफ अगर अपन जाएं तो इसके 4 तरीके बताए गए, 4 फेजेस में। कैसे? अनलॉकिंग प्रोसेस, जिसमें सप्लाई चेन को नॉर्मलाइज कर दें। दूसरा, एग्जिस्टिंग लॉकडाउन्स जो हैं उनको रिलैक्स कर दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन की आपने सप्लाई चेन को रिलैक्स किया तो शुरुआत में जून स्टार्टिंग में क्या हुआ, इंक्रीज हुई थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पर वो प्लेट्यू कर गई, मतलब एकदम स्टेबल हो गई, अब बढ़ नहीं रही है। तो अपने को अब लॉकडाउन भी अब धीरे धीरे हटाने की ज़रूरत है, जिससे कि इन जो रुकी हुई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो सैचुरेशन में है उनको और बढ़ा सकें। तीसरा जो हो सकता है वो हो सकता है पेंडेमिक से हम एग्जिट कर लें, या तो देखो फ्लैटन कर लो कर्व को कि केसेस ज़्यादा नहीं है, आ रहे हैं उतने लगातार आते रहे, बाकी ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। या फिर वैक्सीन बन के आ जाए, या फिर हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। इन तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन पे बेस्ड हमें पेंडेमिक से एग्जिट कर लेना चाहिए। अब फुल फ्लेजेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि प्री पेंडेमिक लेवल पे चल रही थी। चौथा है वो है पोटेंशियल ग्रोथ को हम कैसे भी करके हार्नेस करें, जो कि अब कहीं ना कहीं लोअर एक तरीके से दिखाई जा रही है आने वाले 2-3 सेगमेंट्स में, क्वार्टर्स में। क्योंकि ग्रोथ तो रहेगी, अभी 24% माइनस में रहा है, फिर 16% के लगभग माइनस में है सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में फिर -6.4 है, और फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा प्लस में जाने के थोड़े से एक ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है इन 4 फेजेज में हम रिकवर कर सकते हैं। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया अभी फर्स्ट और सेकंड फेज में ही कहीं फंसा पड़ा है, पेंडेमिक से भी एग्जिट करने का भी पूरा स्कोप नहीं दिख रहा है, तो दूसरी तरफ रिकवरी की तरफ अगर अपन ध्यान दें तो वो भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ग्रोथ है वो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, 2 क्वार्टर की बात करें सेकंड और थर्ड में, वो नेगेटिव टेरिटरी में रहेगी। फोर्थ क्वार्टर में जाके थोड़ा बहुत अपन देख सकते हैं कि प्लस में आ जाए। तो इन सारी चीज़ों से पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट है वो देखते हैं। देखो, ग्रोथ में फॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप में एक ग्रीम रिमाइंडर है कि भाई आपने जो फिस्कल रिस्पॉन्स दिया वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं था, इम्प्रॉपर था, उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फेस करनी पड़ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हमारे पास में जो नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ जाएं अगर, तो उसके पहले जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थी, लेबर मार्केट से रिलेटेड, एमएसएमई से रिलेटेड, बैंकिंग सिस्टम जो परेशानियों का सामना कर रहा था, उन परेशानियों को भी हमें टैकल करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए 2 चीज़ें आती हैं, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है वो देखो आरबीआई को टारगेट दिया हुआ है कि भाई आपको 4% ±2 के आसपास में ही रखना है अपनी इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन को वैसे ही ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 9.2 चल रहा है इंडिया में, तो उसकी वजह से अब ज़्यादा पॉलिसी रेट कट नहीं कर सकता आरबीआई। अब पॉलिसी रेट कट करता है तो मार्केट में पैसा और जाएगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, जबकि अपने को पता है मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो कैश ट्रांसफ़र पे ध्यान दे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट शुरू करे,
प्रोग्राम शुरू करे अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में डिमांड नहीं है। ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रूरल एरियाज़ में तो रिकवरी है, पर अर्बन एरियाज़ में स्टैग्नेशन या फिर डिक्लाइन है, ड्रास्टिक डिक्लाइन है। तो अर्बन एरियाज़ में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2020 ख़त्म होते होते जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ना, महंगाई का जो दबाव है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक स्पेस बनाने की ज़रूरत है जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी को रिलैक्सेशन और किया जा सके, रेट्स को और कट किया जा सके, जिससे कि लोग ईजी टर्म्स पे, ईजी इंटरेस्ट रेट पे लोन अक्वायर कर सके, क्रेडिट ले सके बैंक से। इसके अलावा जो फिस्कल सपोर्ट है वो अभी तक लिमिटेड ही रहा है, उसे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो अभी 7.5 तक तो पहुँच गया है, जबकि टारगेट कितना है 3%, और उससे भी रिड्यूस करते हुए हमें और भी कम लेके जाना था। ठीक है, पर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, एक्ट ऑफ गॉड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, तो इस तरीके की सिचुएशन में तो अपने को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ही जाना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी फिस्कल पोजीशन बहुत ख़राब, अपन ऑलरेडी आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही जो कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है जहाँ पर अपन ध्यान दें तो वो कहीं ना कहीं उनको नैरो स्पेस दिखाई मिल रहा है। तो एक तरफ तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी भी ज़्यादा नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को काम करना चाहिए, जिसमें कि गवर्नमेंट के जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड को लो करने के लिए आरबीआई ऑलरेडी काम भी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ट्विस्ट। और दूसरी तरफ जो फाइनेंसिंग जो होती है उसको स्मूदन करना, जिससे कि जो जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया, दूसरा जो लोन थे, जितने भी डेट था उसको रीस्ट्रक्चर करना, ये देखते हुए कि रिकॉर्ड क्या रहा उनका प्रीवियसली, वो चीज़ अपन देख चुके हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि जीडीपी ह्यूजली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पर एस्केप क्लॉज पे अगर ध्यान दें तो आरबीआई का ध्यान यहाँ पर एक रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करवाई जाए बैंकों से, मतलब बैंक खरीदे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को और मार्केट में पैसा आए गवर्नमेंट के थ्रू। एक तो ये तरीका है। अगर ये भी स्कीम जो है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी सिस्टम। कहने का मतलब जहाँ पर बॉन्ड्स की लेन देन होनी शुरू हो जाती है ना, तो वहाँ पर क्या हो गया, आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड लेगा अपने हाथों में और बैंक्स को कहेगा लो भाई तुम खरीदो और पैसा दो। वो पैसा फिर गवर्नमेंट के हाथों में जाएगा, गवर्नमेंट फिर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी, तो उसके बेसिस पे फिर क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव होगी। पहला तरीका तो हो गया सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। दूसरा तरीका, अगर ये फर्स्ट फेल होता है तो दूसरा क्या हो सकता है, डेट मोनेटाइजेशन। नया पैसा प्रिंट करो और मार्केट में फेंको, जिससे कि लोगों के पास पैसा आए, मांग बढ़े, डिमांड बढ़े, इकोनॉमिक रिवाइवल पे जा सके, जो कि इंडोनेशिया ने अभी रिसेंटली किया ही है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे आर्टिकल्स यहीं खत्म होते हैं। थैंक यू।